वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ब। आज हम सबसे पहले वर्ब को देखेंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब किसे कहते हैं। तो ए वर्ब डिस्क्राइब्स, इसकी डेफिनेशन ये है कि ए वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब क्या होती है? तो वर्ब एक्शन का मतलब होता है कार्य। वर्ब हमें किसी कार्य होने की जानकारी देती है। वर्ब हमें स्टेट का मतलब होता है स्थिति, किसी स्थिति के बारे में जानकारी देती है। और पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व, ये हमें किसी स्वामित्व के बारे में बताती है, उसको हम वर्ब कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस में प्लेज एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। अगर मैं आगे लिखूं सीता इज ए गुड स्टूडेंट, यहां पर जो ये इज है वो हमें स्टेट के बारे में बता रहा है, सीता के अच्छे होने की अवस्था के बारे में बता रहा है, सीता के एक अच्छे विद्यार्थी होने की अवस्था के बारे में बता रहा है। इसके बाद में अगला है शी हैज ए स्कूटर। यहां पर जो है वो है, ये हमें पोजीशन के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ब की डेफिनेशन हो गई। वर्ब जो होती है वो हमें किसी एक्शन का मतलब होता है कार्य, किसी कार्य के होने की जानकारी देती है। स्टेट किसी अवस्था या स्थिति के होने की जानकारी देती है। और पोजीशन का मतलब होता है किसी स्वामित्व के बारे में जानकारी देती है। वैसे वर्ब की हम बात करें तो वर्ब दो प्रकार की होती है। एक इरेगुलर वर्ब होती है। पहली जो वर्ब है उसका नाम है इरेगुलर वर्ब, और जो दूसरी वर्ब है उसका नाम है रेगुलर वर्ब। हमें दोनों के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? इरेगुलर वर्ब का मतलब होता है अनियमित क्रिया, और रेगुलर वर्ब का मतलब होता है नियमित क्रिया। ठीक है, हम दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इरेगुलर वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब का मतलब होता है वर्ब के प्रकार, क्रिया के प्रकार जिसको कहते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है इरेगुलर वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं अनियमित क्रिया, और दूसरी है रेगुलर वर्ब, नियमित क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इरेगुलर वर्ब, ये जो इरेगुलर वर्ब है, इस इरेगुलर वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स आती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इरेगुलर वर्ब में दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जब तीनों ही फॉर्म अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। जैसे इट, एट, ईटन। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग है। जैसे गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन। ऐसे कई सारी वर्ब्स है जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, तो वो इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। ये इरेगुलर वर्ब की पहली कंडीशन है। इस अभी मैंने आपको बताया इरेगुलर वर्ब के बारे में, और इरेगुलर वर्ब के बारे में जब हमने पहले नियम को पढ़ा तो पहला नियम ये था कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती है वो इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। अब हम दूसरा देखेंगे कि ऐसी वर्ब जिनकी पहली और दूसरी फॉर्म समान होती है, ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म समान होती है, वो भी इरेगुलर वर्ब के अंदर आती है। जैसे एक एग्जांपल है बीट, फिर है बैट और फिर है बीटन। इस बीट का मतलब होता है पीटना,
ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन तो बीट है, इसका उच्चारण बीट है, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में इसको बेट पढ़ा जाएगा, बीट, बेट, बिटन। तो ऐसी वर्ब जिनकी पहली और दूसरी फॉर्म समान होती है, ऐसी वर्ब भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। फिर हम तीसरे नंबर की वर्ब देखेंगे कि इरेगुलर वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब ऐसी है जो इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी वर्ब जिनकी पहली और तीसरी फॉर्म समान होती है, ऐसी वर्ब जिनकी पहली और तीसरी फॉर्म समान होती है वो भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे एग्जांपल है कम, केम, कम, रन, रेन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम। ऐसी वर्ब जिनकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, हमने देखा कि ये वर्ब और ये मतलब ऐसी वर्ब जिनकी पहली और तीसरी फॉर्म समान है वो वर्ब भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। इसके बाद में इरेगुलर वर्ब के अंदर ऐसी वर्ब जो कि आगे हम बात करते हैं इरेगुलर वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब आती है। तो ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समान तो होती हैं लेकिन उसके साथ में ईडी नहीं लगता है। ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समान होती है परंतु उसके साथ में ईडी नहीं लगता है, वे वर्ब भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। हम देखेंगे स्लीप और सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट और फिर है स्लेप्ट। इसी तरह टीच सेकंड फॉर्म है टॉट और थर्ड फॉर्म भी है टॉट। इसी तरह है कैच, सेकंड फॉर्म है कॉट और थर्ड फॉर्म भी है कॉट। इसी तरह बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉड। तो दोस्तों हमने यहां पर देखा कि यहां पर जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है ये तीनों ही समान हैं, लेकिन इस सेकंड और थर्ड फॉर्म को हमने ईडी जोड़कर नहीं बनाया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं वे वर्ब इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डीड, डन, बिगिन, बिगेन, बिगन। इसी तरह ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समान होती है वो भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे बीट, अभी मैंने बताया था बीट, इस बीट का मतलब होता है पीटना, बीट और बैट और बिटन। और ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म समान होती है वो भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे काम, केम, कम, रन, रेन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम। और इसी तरह हमारा जो चौथा नियम है इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत वो ये है कि ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समान तो होती है लेकिन उसके साथ में ईडी नहीं लगता है, वे सारी वर्ब भी इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। हमने यहां पर देखा कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है लेकिन उसके साथ में ईडी का प्रयोग हमने नहीं किया है। दोस्तों अब हम रेगुलर वर्ब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने इरेगुलर वर्ब के बारे में बात कर ली, अब हम रेगुलर वर्ब के बारे में बात करेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। रेगुलर वर्ब को हम नियमित क्रिया कहते हैं और नियमित क्रिया क्या होती है। यस गाइस, लेट्स सी अबाउट द रेगुलर वर्ब। व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स? वी विल स्टडी अबाउट द रेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्ब्स which all the forms, first form, second form and third form, when first, second and third form all the forms are in the same position, जब कोई वर्ब है उसकी तीनों फॉर्म समान होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो वो वर्ब रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है कास्ट, सेकंड फॉर्म भी कास्ट है और थर्ड फॉर्म भी कास्ट है। कास्ट का मतलब होता है फेंकना। दूसरा एग्जाम्पल है रीड,
इस रीड का मतलब होता है पढ़ना, सेकंड फॉर्म भी है रेड और थर्ड फॉर्म है रेड। हालांकि उसका उच्चारण जो होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रेड होता है, थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन भी रेड होता है, लेकिन इसकी तीनों ही स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रेड। इसके बाद में अगला है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, सेकंड फॉर्म भी है स्प्रेड और थर्ड फॉर्म भी है स्प्रेड। इसके बाद में अगली है रीड, RID। इस रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, रीड, रीड और रीड। इसी तरह है शट, शर्ट, शर्ट और शर्ट। तो हमने देखा कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म समान होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म समान होती है, तो वो सारी वर्ब जो होती है वो भी रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। फिर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, रेगुलर वर्ब की दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोस्तों समान होती है, और समान होती है तो उसके साथ में ईडी लगता है। जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वो जो वर्ब होती है वो रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। और उसके लिए क्या क्या नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप देखिए। जैसे हाँ, तो अब हम बात करेंगे आगे रेगुलर वर्ब में। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म समान होती है वो रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि ऐसी वर्ब जिनकी ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जुड़कर बनती है, तो ऐसी वर्ब भी रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। जैसे कुक, कुक के साथ में मैंने लगा दिया ईडी, तो ये हो गया कुकड। फिर इसके साथ में फिर मैंने ईडी जोड़ा तो ये हो गया कुकड। इसी तरह लुक, लुकड, लुकड। इसी तरह रीच, रीचड, रीचड। दोस्तों हमने अभी रेगुलर वर्ब के बारे में देखा कि पहली बात मैंने आपको यह बताई थी कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म समान होती हैं वो रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आती हैं, और ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है और उनके साथ में ईडी जुड़ता है तो वो वर्ब भी रेगुलर वर्ब के अंतर्गत ही आती है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कभी कभी जब हम वर्ब के साथ में ईडी जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण जो होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या क्या होता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर कोई वर्ब है और उसका उच्चारण जो है, अंतिम शब्द का उच्चारण या तो च हो या फ हो, कोई वर्ब है उसके अंतिम शब्द का उच्चारण या च हो या फ हो या ट हो, और जब हम उसमें ईडी जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण हमेशा ड न होकर ट होता है। जैसे एक एग्जांपल है रिच। अब इस रिच में अगर मैं ईडी जोड़ूंगा तो इसका उच्चारण होगा रिच ट, इसको हम रिच नहीं पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है लाफ, और जब मैं इसमें ईडी जोड़ूंगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा लाफ्टर। यह हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमें यह ध्यान में रखना है, अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का अंतिम अक्षर, उसका जो लास्ट लेटर है वो या तो टी है या डी है, और जब हम उसमें ईड जोड़ेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईड होगा, एड नहीं होगा। ये एड नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे ये एक शब्द है, एक वर्ब लिखी मैंने वांट और मैंने इसमें जोड़ दिया ईडी, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वांटेड नहीं है, ये वांटेड है। इसी तरह कोई नीड है और इसमें अगर मैं ईडी जोड़ दूं तो उसका उच्चारण जो है वो नीडेड है, इसको हम नीडेड पढ़ेंगे, नीडेड नहीं पढ़ेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है वर्ब के बारे में। दोस्तों ये हमने वर्ब के बारे में देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने यहां पर हेडिंग लिख दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का ही दूसरा नाम है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां होता है। तो सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है उसका यूज हम करते हैं डेली रूटीन एक्शंस, दैनिक जीवन में होने वाले कार्य। जितने भी हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कार्य हैं, उन दैनिक जीवन में होने वाले कार्य को, डेली रूटीन एक्शंस को प्रकट करने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, वो टेंस हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट। जैसे ही
गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। अब ये इसके दैनिक जीवन में होने वाला कार्य है। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं, तो ये भी हमारे दैनिक जीवन में होने वाला कार्य है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज होता है वो डेली रूटीन एक्शंस के लिए होता है, दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों के लिए होता है। दोस्तों हम फिर आगे बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। हम अगर पहचान की बात करें तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हैं, ऐसे अगर शब्द आ जाए तो हमें ये समझ लेना है कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे एग्जांपल है, राम स्कूल जाता है। अब यहां पर हिंदी वाक्य के अंत में ता है शब्द आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। सीता प्रश्न याद करती है। अब यहां पर मैंने ती है लिख दिया, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ती है आ गया, ता है आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। मैं एक पत्र लिखता हूं, यहां पर क्या आ गया, ता हूं आ गया, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। इसी तरह सबसे पहले हमें इस टेंस की पहचान भी मालूम होनी चाहिए कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते है, ऐसे शब्द आ जाए तो वो सेंटेंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अब हम आगे बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कितनी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, पहली है डज और दूसरी है डू। हाँ, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो दो हेल्पिंग वर्ब है, पहली है डज। इस डज हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ में हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, समवन, somebody, सुरेश, सीता इत्यादि। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, पहली है डज। इस डज का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता के अंतर्गत ही, शी, इट, दिस, दैट, समवन, समबडी, सुरेश, सीता एसेट्रा के साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो डज का यूज करते हैं। इसके बाद में दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है, इस डू हेल्पिंग वर्ब का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब आज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, बॉयज, गर्ल्स इत्यादि। जब आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, बॉयज, गर्ल्स इत्यादि है, इसका मतलब ये सब प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर जो आई और यू ये दोनों अपवाद है, और इनके सिंगुलर होने के बाद में भी ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इनके सिंगुलर होने के बाद में भी हम डू हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों हम आगे देखेंगे वर्ब की फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करें, फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ नियम हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें इस टेंस के कुछ नियम को ध्यान में रखना होगा। देखिए सेंटेंस, वैसे जब हम टेंस में सेंटेंस लिखते हैं तो एक सेंटेंस हम पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस हम नेगेटिव लिखते हैं,
तीसरा सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता है, और चौथा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमें ये ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें एस या ईएस जोड़ना होगा। अब दोस्तों हमारे लिए कंफ्यूजन है कि हमें एस कहां जोड़ना है और ईएस कहां जोड़ना है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का अगर लास्ट लेटर, उसका जो अंतिम अक्षर है वो एस एच, सी एच, एस, डबल एस, ओ, एक्स और डबल जेड है, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, एस, डबल एस, ओ, एक्स और डबल जेड है, तो वहां पर हम ई जोड़ते हैं और बाकी सब के साथ में हम एस जोड़ते हैं। ये हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब कभी हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इस डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते समय हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस नहीं जोड़ना होगा। जब हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जुड़ा एस या ईएस हट जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस संबंधी कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की। हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई जोड़ते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब, पहली है डज और दूसरी है डू। नेगेटिव के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं उस समय वर्ब के साथ में हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। फिर दोस्तों हम बात करेंगे, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, डज या डू, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डज या डू, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमने सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिए। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा मैंने बोर्ड पर, राम एक आम खाता है। तो यहां पर सेंटेंस के अंत में ता है आ गया, इससे हमें पता चल गया कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सबसे पहले हम जब इस सेंटेंस को बनाएंगे, राम एक आम खाता है, ये सकारात्मक वाक्य है। राम एक आम नहीं खाता है, ये नकारात्मक वाक्य है। क्या राम एक आम खाता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और क्या राम एक आम नहीं खाता है, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है।
तो हम सबसे पहले सेंटेंस को बनाएंगे। हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है शब्द आ गया, इससे हमें ये पता चल गया है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है राम। मैंने आज दोस्तों आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई जोड़ते हैं। अब यहाँ पर खाने को हम कहते हैं ईट। दोस्तों ध्यान रखना, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा एस, राम ईट्स, फिर ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, ये सेंटेंस हो गया, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। फिर दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, राम एक आम नहीं खाता है। मैंने आपको बताया था नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो है राम, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हम जोड़ेंगे डज, क्योंकि डज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। नहीं के लिए आएगा नॉट और फिर हो जाएगा इट। मैंने आपको बताया था कि जब हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, इसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या राम एक आम खाता है। तो इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। ये डज हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, राम, फिर वापस ईट, डज राम ईट ए मैंगो, ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हम आगे देखेंगे क्या राम एक आम नहीं खाता है, तो डज राम नॉट ईट ए मैंगो, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों राम एक आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम खाता है, डज राम ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम नहीं खाता है, डज राम नॉट ईट ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, राम डज नॉट ईट ए मैंगो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डज राम ईट ए मैंगो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डज राम नॉट ईट ए मैंगो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों हम कुछ एग्जांपल की और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाएं। हाँ, मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में इसका अनुवाद करेंगे। तो पहला वाक्य है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर आ गया ता हूँ, ता हूँ से हमें पता चल गया कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सब्जेक्ट है आई, लिखने को कहते हैं राइट, और ऑब्जेक्ट है ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अगर मुझे कहना है कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट ए लेटर। फिर अगला वाक्य है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे को कहते हैं दे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या इस नहीं जोड़ेंगे। खेलने को कहते हैं प्ले, दे प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सेंटेंस हो गया दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह देखो सीता अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सीता, बोलने को कहते हैं स्पीक। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना होगा। तो यहाँ पर लग जाएगा एस, सीता स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। अगर मुझे कहना है कि सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है तो हो जाएगा सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या सीता अंग्रेजी बोलती है, डज सीता स्पीक इंग्लिश, क्या सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, डज सीता नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह है, हम रोज चाय पीते हैं, वी टेक टी डेली, वी टेक टी डेली। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेक की जगह हम हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी हैव टी डेली, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। हम रोज चाय पीते हैं, वी टेक टी डेली। हम रोज चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक टी डेली। क्या हम रोज चाय पीते हैं, डू वी टेक टी डेली, क्या हम रोज चाय नहीं पीते हैं, डू वी नॉट टेक टी डेली। इसी तरह अगला है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये हो जाएगा बर्ड्स, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं लगाएंगे, बर्ड्स फ्लाई, फिर हो जाएगा इन द स्काई। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, डू बर्ड्स नॉट
फ्लाई इन द स्काई। अगला है सुरेश प्रश्न याद करता है। तो यहाँ पर सुरेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। याद करने को लर्न कहते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ेंगे। तो सुरेश लर्न्स क्या, तो क्वेश्चंस। क्या याद करता है, तो प्रश्न, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सुरेश प्रश्न याद करता है, सुरेश लर्न्स क्वेश्चंस। सुरेश प्रश्न याद नहीं करता है, सुरेश डज नॉट लर्न क्वेश्चंस। क्या सुरेश प्रश्न याद करता है, डज सुरेश लर्न क्वेश्चंस। क्या सुरेश प्रश्न याद नहीं करता है, डज सुरेश नॉट लर्न क्वेश्चंस। अगला है वे कमरे की सफाई करते हैं। दे, वे को दे कहते हैं, सफाई करने को क्लीन कहते हैं। यहाँ पर दे प्लूरल है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। दे क्लीन द रूम, वे कमरे की सफाई करते हैं। वे कमरे की सफाई नहीं करते हैं, दे डू नॉट क्लीन द रूम। क्या वे कमरे की सफाई करते हैं, डू दे क्लीन द रूम। क्या वे कमरे की सफाई नहीं करते हैं, डू दे नॉट क्लीन द रूम। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कई सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आगे इसके यूजेस देखेंगे कि हमें परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड वी हैव टू अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उस इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की उस इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन को हम देखेंगे। हाँ दोस्तों, फिर हम देखेंगे इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन, इसकी यूजेस क्या क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। इस यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। इसको अटल सत्य भी कहते हैं। जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह है द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद में अगला है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदतन सत्य। आदतन सत्य अगर कोई है तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है ज्योग्राफिकल फैक्ट। ज्योग्राफिकल फैक्ट का मतलब होता है भौगोलिक सत्य। अब भौगोलिक सत्य अगर कहीं आ जाए तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है। द अर्थ attracts everything toward itself। पृथ्वी हर चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ, पृथ्वी हर चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। ये भौगोलिक सत्य है। अगर कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट दिया हुआ है तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अगला है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। इसी तरह हम आगे देखेंगे और इसके क्या क्या यूजेस हैं तो हमें देखना होगा। अगला है हिस्टोरिकल फैक्ट इन प्रेजेंट, वर्तमान ऐतिहासिक सत्य। अगर कोई वर्तमान ऐतिहासिक सत्य है तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सत्य। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री
सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में है मैथमेटिकल ऑपरेशन या फैक्ट। जब कोई गणितीय फैक्ट हो, जैसे 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना होगा, 2 and 2 makes 4, ये दोनों ही सही है। 2 and 2 make 4 ये भी सही है, 2 and 2 makes 4 ये भी सही है। तो ये मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन हो तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। इसके बाद में है हम बात करेंगे आगे कोटेशंस। इस कोटेशन को हम हिंदी में कहते हैं आदर्श वाक्य। ये जितने भी आदर्श वाक्य हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसी तरह ए पर्सन विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। A person without self confidence is like a person without self confidence is like a tree without roots। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति उस पेड़ के समान होता है जिस पेड़ की कोई जड़ें नहीं होती हैं। हाँ, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, frequently, rarely, hardly, occasionally, daily, never, seldom, sometimes, regularly, तो अगर सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली, ओकेजनली, डेली, नेवर, सेल्डम ऐसे शब्द आए तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब गिवन, जैसे ही ऑलवेज, द ट्रूथ। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर। ही ऑलवेज डैश 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 द ट्रूथ। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑलवेज दिया हुआ है और इस ऑलवेज से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ये जो ही सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाएंगे तो ये स्पीक्स हो गया। दूसरे सेंटेंस में यूजुअली दिया हुआ है और यूजुअली जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर भी सी सिंगुलर है तो इट के साथ में हम लगा देंगे इट्स। शी इट्स एप्पल्स, शी यूजुअली इट्स एप्पल्स। तीसरा एग्जांपल है, यहाँ पर रेगुलरली आ गया और रेगुलरली जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है और ब्रैकेट के अंदर दिया है नॉट अटेंड, तो ये नेगेटिव वर्ब आना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है और आपको पता ही है कि सिंपल प्रेजेंट में तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है और वी प्लूरल है तो हम डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा डू नॉट अटेंड। इस तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली, ओकेजनली, डेली, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कहां करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद अगर किसी भी सेंटेंस में ईच डे,
ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, ऐसे शब्द आ जाए वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद में किसी भी सेंटेंस में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, जैसे शी, ऑन मंडे। यहां पर ऑन संडे, ऑन मंडे आ गया तो किसी भी सेंटेंस में ऑन संडे, ऑन मंडे आ जाए तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर ऑन मंडे आ गया और ब्रैकेट के अंदर गो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा गोज। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, यहां पर ईच डे आ गया तो ईच डे आने पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट में मीट दिया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मीट का हो जाएगा मीट्स, ही मीट्स मी ईच डे इन ए वीक। इसी तरह एवरी डे भी हो सकता है, ही मीट्स मी एवरी डे इन ए वीक, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ, हाँ इसके अलावा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं तो दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इसी तरह ए डे, वीक, मंथ और ईयर। किसी भी सेंटेंस में वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, थ्राइस ए डे, थ्राइस ए वीक, थ्राइस ए मंथ, थ्राइस ए ईयर, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे he visited the temple twice a week। अब यहां पर ट्वाइस ए वीक आ गया और ब्रैकेट में विजिट दिया हुआ है तो यहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे तो विजिट का हो जाएगा विजिट्स। इसके अलावा आप देखते हैं दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां कहां होता है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इसके अलावा जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। हाँ इसका यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा टाइप फर्स्ट है उस टाइप फर्स्ट में जो कंडीशनल क्लॉज है उस कंडीशनल क्लॉज के साथ में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे इफ या अनलेस प्लस सिंपल प्रेजेंट और इधर हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। अगर इफ या अनलेस दिया हुआ हो किसी भी सेंटेंस में, इसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया हुआ हो और इसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, मतलब इफ प्लस नॉट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, इफ ही अब देखो यहां पर हम देखेंगे कि इफ के बाद में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसके बाद में जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ के बाद में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ हो, इसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो हमेशा ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो परीक्षा पास कर लेगा। ये जो इफ वाला क्लॉज है, ये जो कंडीशनल क्लॉज है, इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और इसी का दूसरा जो नाम है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ होगा तो ये जो रिजल्ट क्लॉज है या जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, ये हमेशा सिंपल फ्यूचर में होता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सारी जानकारी दे दी है।
जब आपके परीक्षा में क्वेश्चन आए तो ये जितने भी मैंने एडवर्बियल्स आपको लिखवाए हैं, जितनी इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन लिखवाई है, जितने इसके यूजेस मैंने आपको बताए हैं, ये सब आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में प्रश्न सही हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।